अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं एपिसोड 14 की तरफ। मीरान को एकदम कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। वो इस कातिल हसीना का शिकार किसी सूरत नहीं होना चाहता था। वो पलटने ही वाला था जब आबगीने की एक जानिब लुढ़की गर्दन देख वो उसके तकलीफ में होने का ख्याल करता वापस उसके करीब आया था। आबगीने को बाहों में उठाकर बेड पर जाकर लिटाते वो उसके ऊपर कंबल उड़ा गया था। उसकी भटकती नज़र जैसे ही आबगीने पर पड़ी, उसके फूले फूले गालों वाले गुलाबी चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर काफ़ी अरसे बाद मीरान के सख्ती से भींचे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे वो वापस खुद पर संजीदगी की चादर उड़ाता रूम से निकल गया था। अल्लाह माफ़ रखे ऐसे फैशन से। अंग्रेज़ों को फॉलो करते ये लोग तो अपना मज़हब ही भूल चुके हैं। अल्लाह जी इन्हें हिदायत अता फरमाए। मैं यहाँ करने ही क्या आई हूँ। दादों ने इमोशन ब्लैकमेल करके भेज तो दिया है, लेकिन अगर उन्हें यहाँ के हालात पता चल जाएं तो हाथ पकड़ कर यहाँ से ले जाएंगी। मुझे अंदर जाना ही नहीं चाहिए। महरमा एंट्रेंस के बाहर एक जानिब खड़ी खुद से ही बातें करती वापसी के लिए पलटी थी, जब पीछे से आती आमना बेगम से बुरी तरह टकरा गई थी। आमना बेगम के हाथ से पर्स छूटकर ज़मीन बोझ हुआ था। ओह, आई एम रियली सॉरी। महरमा अपने पीछे खड़ी बावकार सी खवातीन को देखकर शर्मिंदा सी होती झुक कर उनका गिरा पर्स उठाने लगी थी। कोई बात नहीं बेटा, आमना बेगम पुरशफ़क़त लहजे में बोलती मुस्कुरा कर उसे देखने लगी थी। उन्हें अपनी पार्टी में आई ये सादा सी लड़की पहले ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। बेटा आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? पार्टी अंदर शुरू हो चुकी है, आए ना अंदर। महरमा जो वहाँ से जाने को पर तोल रही थी, आमना बेगम के इसरार पर नाचार उसे अंदर जाना पड़ा। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? आमना बेगम अपने मखसूस नरम लहजे में उससे मुखातिब हुई थी। महरमा सिकंदर। मैम मैं अर्ज़म ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। महरमा ने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अर्ज़म जितना खड़ूस बॉस है, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मुझे आंटी कहकर मुखातिब कर सकती हैं। आमना बेगम के मुंह से भी अर्ज़म के सख्त गिर होने का सुनकर महरमा को हैरत हुई थी। सभी के मुंह से वो ऐसा सुन चुकी थी, मगर अर्ज़म को तो उसने हमेशा नरम मिजाज से बात करते ही पाया था। इस बात से अनजान कि अर्ज़म का वो नरम मिजाज सिर्फ उसी ने देखा था। बाकी सबके सामने वो इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। क्या अर्ज़म सर भी आ चुके हैं पार्टी में? महरमा को हर तरफ ऑफिस के लोगों के साथ साथ और भी बहुत से गेस्ट दिखाई दे रहे थे, मगर जिसके लिए ये इतनी शानदार पार्टी रखी गई थी वो कहीं भी नहीं था। उनके यहाँ ऐसे अरेंजमेंट्स शादियों पर भी नहीं किए जाते थे, जैसे ये अमीर लोग बर्थडे में कर रहे थे। अर्ज़म नहीं आया अभी तक। ये उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान की है मैंने, मगर उसे ना तो सरप्राइजेस पसंद है और ना ही पार्टीज़। ये बात यहाँ आया हर शख्स जानता है, मगर फिर भी सब लोग ही एक उम्मीद के साथ उसकी खुशी में शरीक होने पहुँच गए हैं। आमना बेगम की आंखों में तैरती नमी को देखकर सदा की नरम खो महरमा भी दुखी हुई थी। मगर वो ऐसा क्यों करते हैं? महरमा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इतना कुड़ू था कि अपने इतने करीबी रिश्तों को हर्ट कर सकता था। मेरे बच्चे की ज़िंदगी में अब तक जितने तूफ़ान आ चुके हैं, उन्होंने उसे इतना तल्ख़ बना दिया है कि वो अब खुशियों को ही खुद पर हराम कर चुका है। मगर मैं हर बार कोशिश करती आई हूँ और आगे भी ये कोशिशें जारी रखूँगी। अपने अर्ज़म की ज़िंदगी में बहारें वापस लौटा कर रहूँगी। आमना बेगम के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिसे देखकर महरमा मुस्कुराई थी। मैंने बहुत ट्राई किया है मॉम, मगर अर्ज़म भाई यहाँ आने को किसी सूरत तैयार नहीं है। वो अपने घर में जा चुके हैं। इस जानिब एक बार देखा भी नहीं उसने। हमारी ये कोशिश भी नाकाम रही। महानूर उदास सी उनके करीब आते बोली, जिस पर महरमा ने आमना बेगम का चेहरा वाज़ेह तौर पर जर्द पड़ता महसूस किया था। महानूर ख़ास तौर पर लंदन से उसके लिए लौटी थी और वो मौसूफ़ तो जैसे किसी की भी ना मानने की कसम खा चुके थे। महरमा को बेख्तियार शदीद गुस्सा आया था। कोई इतना बेहिस और रूड कैसे हो सकता था कि अपने इतने चाहने वाले रिश्तों को इतना हर्ट कर दे।
سوری اگر میری اس بات کا آپ کو برا لگے، لیکن کیا میں سر کو یہاں لانے کی کوشش کر سکتی ہوں؟ مہربان ان دونوں کو مخاطب کرتے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر ماہنور بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا، ایسے موقع پر ارزم پہلے سے بھی زیادہ روڈ ہو جاتا ہے، کہیں وہ آپ کو… آمنہ بیگم کو لگا تھا کہیں ارزم غصے میں اسے جاب سے ہی نہ نکال دے، مگر ماہنور بیچ میں بولتی فوراً ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ جی ضرور، آپ ایک بار ٹرائی کر لیں، کیا پتہ مان جائیں بھائی۔ ماہنور کو اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر ایک امید سی جاگی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آپی، اس جیسی لڑکیوں کے پاس لڑکوں کو لبھانے کے بہت سارے ٹرکس ہوتے ہیں، کوشش کرنے دیں۔ وہاں آتی زامیہ اپنے کرواہٹ بھرے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کا یہ انداز اور الفاظ ان تینوں کو ہی ناگوار گزرے تھے، مگر مہرماں بنا اس کے منہ لگے اسے صاف اگنور کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماہنور اسے راستہ سمجھا چکی تھی۔ زامیہ، کبھی تو سوچ سمجھ کر بول اور کر لیا کرو، وہ دیکھنے میں ہی اتنی سادہ لو اور رکھ رکھاؤ والی لڑکی لگ رہی ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ماہنور اپنی پارٹی میں آئی گیسٹ کو بے عزت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بمشکل لہجے کو نارمل رکھا تھا، جبکہ زامیہ نے آگ اگلتی نظروں سے دور جاتی مہرماں کو دیکھا تھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ مہرماں ارزم تک جائے اور ارزم اس لڑکی کو دھکے مار کر نکال دے، اپنے گھر سے بھی اور جاب سے بھی۔ زامیہ کی آنکھیں متوقع دکھائی دینے والے منظر کو سوچ کر مکروہ ہنسی ہنس رہی تھیں۔ آبگینہ نے کسمساتے آنکھ کھول دی تھی جب خود کو صوفے کے بجائے بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو صوفے پر سوئی تھی۔ آبگینہ کی نظر جیسے ہی صوفے پر گری اپنی شال پر پڑی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ آبگینہ ابھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی جب باہر سے ملازمہ ہلکا سا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ سلام بیگم صاحبہ، یہ سر نے آپ کے لیے کپڑے بھجوائے، وہ کہہ رہے ہیں آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں، چائے پر انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ فوزیہ نے آگے بڑھ کر برانڈڈ قسم کی انتہائی اسٹائلش سے 7-8 جوڑے الماری کھول کر اس میں ہینگ کیے تھے۔ آبگینہ کے سر ہلانے پر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ کپڑے میں کیسے پہنوں گی؟ اتنے بڑے بڑے دوپٹے بھلا کیسے اڑے جاتے ہیں؟ آبگینہ ان فل لینتھ کے کپڑوں کو دیکھ کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کپڑے میرام نے ہی اپنی مرضی کے مطابق آرڈر کیے تھے، لیکن اس وقت اس کے پاس یہ پہننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آبگینہ ان سب ڈریسز میں سے جامنی کلر کے جوڑے کا انتخاب کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جس کا دوپٹہ شیفون کا ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے کیری کر سکتی تھی۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ رہنے والی آبگینہ کاظمی کے پاس اس وقت یہاں پر میک اپ کے نام پر لپسٹک تک موجود نہیں تھی، مگر فی الحال اپنے بابا کے لیے اس کا دل اتنا اداس تھا کہ وہ ان باتوں پر دھیان دیے بغیر بالوں کو جوڑے میں مقید کرتی، دوپٹے کو اپنے مخصوص انداز میں گردن کے گرد فولڈ کر کے لپیٹتے وہ روم سے نکل آئی تھی۔ آتے ہوئے تو وہ گھر دیکھنے کی کنڈیشن میں تھی ہی نہیں، مگر اس وقت وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتی نفاست سے چمکتے گھر کی صفائی اور سجاوٹ دیکھ بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہ گھر اس کے گھر جتنا بڑا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں میرام کے سوا کوئی اور بھی رہتا تھا یا نہیں، اس لیے وہ جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی اسے وہ موصوف ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انتہائی شاہانہ انداز میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ آبگینہ کو پہلی ملاقات سے ہی اس کا یہ مغرورانہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ گڈ ایوننگ۔ میرام نے ٹی وی سے نظریں ہٹاتے اس کے شفاف چمکتے گلابی چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو میک اپ سے پاک کہیں زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ گڈ ایوننگ، آبگینہ نے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا تھا۔ میرام کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے اس کی نگاہیں کارپٹ کے ڈیزائن کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ چائے لیں گی؟ میرام نے ایک بار پھر اسے بلانے میں پہل کی تھی۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتی۔ آبگینہ چہرے پر بار بار پھسلتی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس سے سیدھے منہ بات نہ کرنے کی قسم کھا چکی تھی۔ تو آپ کیا کھانا یا پینا پسند کریں گی؟ آپ بتا سکتے ہیں ملازمہ کو، آپ کو آپ کی پسند کے مطابق مل جائے گا۔ میرام جیسا روڈ بندہ اس سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا، آبگینہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ شکریہ، مجھے کچھ نہیں کھانا۔
आबगीने ने एक बार भी नज़रें उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। मोहतरमा, अब आप मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे नखरे उठाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा करके अपना ही नुकसान कर रही हैं। मीराम का सब जवाब दे चुका था। तो आपसे किसने कहा है आप मेरे नखरे उठाएं? मुझे कोई शौक़ नहीं है आप जैसे इंसान से नखरे उठवाने का, जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे इस मुश्किल वक्त में सहारा देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर फ़िक्र मत करें, मैं बहुत जल्द आपका ये एहसान उतार दूँगी और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाऊँगी। मुझे आप जैसे खुदपसंद शख्स के साथ रहना भी नहीं है। मैंने आईजी अंकल से कह दिया है, वो लंदन में मुकीम मेरे मामू से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रब्ता हो पाता है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आबगी ने, जो पहले ही उसके गुज़िश्ता रवैये से भरी बैठी थी, एक ही झटके से उठती, उस पर अपने दिल की भड़ास अच्छे से निकालती वहाँ से जाने को मुड़ी थी। मगर ऐन उसी लम्हे मीराम ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे खींचकर अपने सामने रखे टेबल पर बिठा दिया था। आबगी ने एकदम उसके मुकाबले इतने करीब आ जाने की वजह से घबरा गई थी। उसका दिल ज़ोर से धड़क उठा था। दूर से तो बहुत डायलॉग मार लिए थे, मगर अब इतने करीब आ जाने पर उसकी सिट्टी गुम हुई थी। बदतमीज़ खुदपसंद होने के अलावा क्या क्या खुसूसियात हैं मुझ में बता सकती हैं आप? वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपके लंदन वाले मामा जान ने आप पर मंडलाते ख़तरे को देखकर आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया है। आईजी साहब ने आपका दिल रखने के लिए आपको तसल्ली दी होगी। आप इस वक्त पूरी तरह इस बदतमीज़ शख्स के रहमो करम पर हैं, तो आपकी बेहतरी इसी में होगी कि मुझे बना कर रखें। मीराम उसकी गोल गोल खूबसूरत सी आंखों में झांकता उसे हकीकत का काफ़ी भयानक रुख दिखा गया था, जिसे सुनते ही आबगीने की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले थे। उसने पहले ऐसी बातें सुनी थीं, मगर अब वही उसके साथ हो रहा था। उसके जान निछावर करने वाले मामू मुश्किल वक्त पर उसका साथ छोड़ चुके थे। तो आपने क्यों मदद की मेरी? आप भी तो इनकार कर सकते थे। आपको तो वैसे भी बहुत नफ़रत थी ना मुझसे, बल्कि आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है मुझे ख़त्म करके मेरे बाबा से बदला लेने का। आबगीने ने भीगे चेहरे के साथ मीराम की जानिब देखते खफकी भरे अंदाज में कहा था, जबकि मीराम तो कितने ही लम्हे इस दिल मोह लेने वाले मंजर से निगाहें ही नहीं हटा पाया था। इस लड़की का चेहरा कितने रंग बदलता था। मीराम ने इससे पहले इतनी हसीन लड़की कहीं नहीं देखी थी, जिसमें नज़ाकत और हुस्न कूट कूट कर भरा हुआ था। हाथ लगाए मैले होने वाली कहावत इस लड़की पर फिट आती थी। बोलो, हम सुन रहे हैं। उसकी बात सुनते वो एकदम अपने सोफे से खड़ा होते उसकी जाने पलटा था, जिसे देखते नेहा को इस हवेली की छत अपने सर पर आन गिरती महसूस हुई थी। वो जिसे कोई नौजवान इंसान समझ रही थी, वो तो उसके बाप की उम्र का उधेड़ उम्र आदमी निकला था। उसे एक सेकंड लगा था सुमेरा के इनकार की वजह समझते हुए। वो अपनी उम्र से इतने बड़े शख्स से शादी करने के बजाय एक मुलाजिम से निकाह करने को क्यों तरजीह दे रही थी। निकाह की आवाज़ निकलना बंद हो चुकी थी। वो समझ ही नहीं पाई थी कि इस शख्स से बोले क्या। लड़की, जो भी बात करने आई हो जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने सर से पैर तक नेहा को घूरते अपने खुरदरे बारोब लहजे में उसे मुखातिब किया था। नेहा को एकदम सामने खड़े शख्स से नफरत महसूस हुई थी, जिससे ज़रा शर्म नहीं आ रही थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। सुमेरा आपसे शादी नहीं करना चाहती। हर लड़की को उसकी पसंद और मर्ज़ी से शादी करने का हक हासिल है, नेहा ने हिम्मत मुश्तमा करते हुए कहा था। उसे लगा था उसकी बात के जवाब में शदीद रिएक्शन देखने को मिलेगा, मगर वो शख्स कुछ सेकंड खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। नेहा को बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। क्या? नेहा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। सुमेरा की जगह तुम्हें ये शादी करनी होगी। उस शख्स ने बहुत ही सुकून के साथ उसके सर पर बम फोड़ा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। आसान